हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बेटा व्यस्त होंगे। ये बेटा आज की दूसरी क्लास है। हम पढ़ रहे हैं 27 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट में, जो यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट फर्स्ट में जो 27 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। तो हमने कल क्लास देखा था, कुछ सवाल रह गए, उनको आज की क्लास में हम बेटा निपटाते हैं। तो चलिए बेटा, तो पहला काम आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हो, और लाइक कर दीजिए, और अपने मन की बातों को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। इतना काम आप कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये क्लास आपकी जो है आज ये यूपीपी की प्रैक्टिस बैच सेकंड है। कल मैं आरपीएफ का सवाल करवाऊंगा, जो आरपीएफ के कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको हल करवाऊंगा। फिर यूपी एसआई का पेपर करवाऊंगा, फिर आरपीएफ एसआई का करवाऊंगा, फिर यूपी कांस्टेबल। ये आपका अल्टरनेट क्लास चलता रहेगा। अभी यूपी कांस्ट और प्रयास कल की क्लास से करूंगा कि एक क्लास में एक पेपर में हल करवा दूं आपका। अच्छा, समय मुश्किल से हर सवाल के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा समय देखा जाए तो 15 से 20 सेकंड का समय है मैक्सिमम टाइम। लेकिन बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे सवाल लगा लेने से आपके द्वारा पेपर में सवाल नहीं हल हो पाएगा। तो मुझे आपको समझाना रहता है, और मेरा समझाने का तरीका बेटा यह है कि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं, फिर डिटेल सिखाऊं, फिर ट्रिक सिखाऊं। ये तीनों स्टेप से अगर सीखोगे तो आपका बेटा सवाल 100% 20 से 25 सेकंड में बड़े से बड़ा सवाल निपट जाएगा। तो इसलिए आप धैर्य बनाकर मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को चार चांद लगाइए। मुहावरा आता है ना, चार चांद लगाना। आपकी जो भी अभी तक तैयारी है वो ठीक है, उसको आगे कैसे कराना, आपकी पढ़ाई को बूस्ट कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा क्लास में। तो चलिए बेटा, देखते हैं। हमने कुछ सवाल देख रखा था पहले, ये भी हो चुका था। हाँ, ये सवाल हमें देखना है। बेटा सवाल क्या कह रहा है कि 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु, 110 रुपए लागत वाली एक क्या है, वस्तु है, जो 104 रुपए 50 पैसे में बेची गई। यानी 110 रुपए उस वस्तु का लागत है, 110 रुपए उस वस्तु का क्या है, लागत है, और ये बेचा गया 104 रुपए 50 पैसे में बेचा गया। बेचा गया यानी ये सेलिंग प्राइस है। कितनी छूट, बाबू छूट की बात कर रहा है, तो छूट हमने कल की क्लास में बताया था। छूट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने पढ़ा दिया। छूट हमेशा बेटा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट किस मूल्य पर? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये आपका मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य है। तो बताओ, उस वस्तु पर लिखा था 110 रुपए, उस वस्तु पर लिखा था कितना, 110 रुपए, बेचा गया 104 रुपए 50 पैसे में। तो बताओ कम में बेचा गया, हाँ या ना? और कम में बेचा गया, कितना रुपया कम लिया गया, 5.5। तो यही इसका छूट हुआ। लेकिन परसेंट छूट पूछ रहा है, तो छूट किस पर दिया गया, 110 रुपए में। किस पर दिया गया बेटा, 110 में। परसेंट में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए। बोलो, ये दशमलव हटेगा, जीरो आ जाएगा, और ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 कम 11, 11 बचे 55। ये आपको मिल गया 5% का डिस्काउंट या 5% का छूट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस सवाल को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप बिना पेन पेपर के लगा ले सकते हैं। भाई सोचो कि 104 रुपये 50 पैसे में बेचा गया, लिखा था 110 रुपये, तो कितना कम पर बेचा गया, 5.5 रुपये कम पर। कितनी लिखा कितनी प्राइस थी, 110। परसेंट बदलना गुणे, तो ये कर लेंगे, 2 जीरो कटा, 11 पचे 55, 5%। बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो यार 5 सेकंड का समय लगेगा इस सवाल में। इससे ज़्यादा का समय अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है बाबू आपके। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल देखो, ये भी आपका यूपी कांस्टेबल, सारा सवाल ही आपका यूपी कांस्टेबल 2019 27 जून को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का, उसी का सवाल है। तो बाबू ये सवाल जो दिया है अगर गौर से देखो तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश। निवेश का मतलब होता है जमा करना। निवेश का मतलब बेटा क्या होता है, जमा करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन राशि 2 वर्ष में 1600 रुपये है, और 3 वर्ष में 1680। बाबू जब 2 साल हुआ है
2 वर्ष का समय है तब 1600 रुपये है, और 3 वर्ष का जब समय होता है तो ये 1680 हो जाता है। तो कितने साल का अंतर, कितने रुपए गए भाई बताओ, 80 रुपए का। और इधर कितने साल का, एक तो 1 साल का जो इंटरेस्ट देखा जाए तो 80 रुपए हुआ, कितने पर, 1600 पर। परसेंट में निकालना तो गुणे 100% कर देंगे, जीरो जीरो कटेगा, 16×5 = 80। तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 5%। ब्याज की दर कितनी आ गई, 5%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बताओ इन सब सवालों में क्या दम है, कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताओ आप हमें। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप मुझे बता सकते हो। चलिए अगला सवाल देखो, ये भी बहुत मस्त सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, इस बात को आप ध्यान से देखो। बेटा सवाल लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि, यानी 25,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया, और जमा करने पर 1 वर्ष में अर्धवार्षिक चक्र 4% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। यानी देखो समय कह रहा है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में जो ब्याज की दर है वो 4%, ये अर्धवार्षिक तो कह रहा है तो इसको वार्षिक में बदल लेते हैं, तो ये समय का दुगना कर दे तो ये 2 वर्ष हो जाएगा, और ये आपका 4 के बजाय 2% हो जाएगा। भाई समय को जब दुगना करते हैं तो दर का आधा हो जाता है, समय का दुगना करेंगे तो दर का क्या होगा, आधा होगा, तो विपरीत होता है। तो बाबू 2 वर्ष में अगर देखा जाए तो 2% के हिसाब से सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। तो सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए आप 2% तो है, तो 2+2 + 2 × 2 = 100। ये अगर सरल करें तो बेटा 4 हो जाएगा, ये हुआ 2 दूनी 4, और इसमें 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.04, तो टोटल आ गया 4.04%। यानी 2 साल का सक्सेसिव इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए तो आपका आया 4.04%। कितना है भाई, 4.04%। अब अमाउंट यानी प्रिंसिपल कितना दिया, धन कितना दिया बेटा, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये का ये आप परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 4.04%, परसेंट का मतलब बटे 100। क्लियर है। ये अगर देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 10, 100 होगा, हासिल 10 आएगा। 25 जो जीरो, जीरो में 10 जोड़ेंगे 10, हासिल कितना आया, 1 आया। 25 चौका 100 और 100 एक जोड़ेंगे तो बेटा 101 हो जाएगा, जीरो उतार लेंगे और 2 अंक बाद 10 लगा देंगे, तो ये 1,010 रुपये ब्याज आया। बेटा ये क्या निकला, ब्याज। तो सवाल कह रहा है कि दर से बढ़कर कितनी रहेगी, धन 25,000 से बढ़कर कितना होगा। तो बाबू 25,000 तो था ही, बोलो, और 1,010 रुपये ब्याज आ गया, 1,010 रुपये क्या आ गया, ब्याज। तो 25,000 1,000 26,010 रुपये, यानी वह धन 26,010 रुपये हो जाएगा। धन कितना हो जाएगा भाई, 26,010 रुपये, 26,010 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलो आगे सवाल लिखते हैं भाई। ये सवाल बाबू आपका पार्टनरशिप का है, ये सवाल किसका है बाबू, पार्टनरशिप का है, साझा का है। और ये सवाल लगाने के लिए इसमें लगभग 1-2 टाइप के सवाल हैं, आप उनको तैयार कर लीजिए, ये हो जाएगा। इस सवाल को समझने से पहले एक बात आपको समझनी है, देखो लाभ बराबर, क्या कहा बेटा, लाभ बराबर लाभ बराबर बेटा फार्मूला होता है पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर फार्मूला होता है पूंजी गुणे समय। इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा जितना ज्यादा समय तक वो पूंजी लगाएगा। यानी अगर वो 10 महीने के लिए पूंजी लगा रहा है तो 10 महीने के हिसाब से उसे लाभ मिलेगा। कोई 3 महीने के लिए पूंजी लगा रहा है तो बेटा उसको 3 महीने के हिसाब से ही लाभ मिलेगा। ये नहीं कि पूरे साल की जब गणना हो तो आपको नहीं भाई हम भी 1 साल का ही लाभ लेंगे, ऐसा नहीं। आपने जितने समय के लिए पूंजी लगाई है उतने समय के लिए ही आपको लाभ देगा। तो लाभ जो होता है वो पूंजी और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो सवाल कह रहा कि ए ने
75,000 के साथ 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, यानी कोई व्यक्ति है ए। हाँ तुम भाई समझो, तुम हाँ समझो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है कि ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, यानी कोई व्यक्ति है ए, उसने 75,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। कितना रुपया लगाकर भाई? 75,000 रुपए लगाकर। तो कोई व्यक्ति है ए, इसने लगाया कितना रुपया? 75,000 रुपया। ठीक, ये पूंजी है भाई, 75,000 की पूंजी उसने लगाया और एक व्यापार स्टार्ट किया। भाई व्यापार कुछ दिन चला तो उसके कुछ समय के बाद बी आ गया, बी इसका फ्रेंड था, वो आ गया कि भाई मुझे भी अपने व्यापार में सम्मिलित कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे तो जुरे हाथे तो सम्मिलित होएगा नहीं। उसने क्या काम किया कि भाई 37,500 रुपये हमसे ले लीजिए, 37,500 रुपये हमसे ले लीजिए और अपने व्यापार में मुझे शामिल कर लीजिए। यही तो बात हुआ, 37,500 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष के बाद 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया गया। अगर अब लाभ की बात करें बाबू, तो लाभ जो मिला वो 3:1 के अनुपात में दिया गया। लाभ किसके अनुपात में बेटा? 3:1 के अनुपात में लाभ दिया गया। अब ए को लाभ ज्यादा मिल रहा, बी को लाभ क्यों मिल रहा कम? तो यह बातें हमने सबसे पहले ही बताई। जो जितना ज्यादा समय के लिए लगाएगा बेटा लाभ उसे ज्यादा मिलेगा, जो जितना कम समय के लिए लगाएगा लाभ उसे कम मिलेगा। तो पहले ए ने ही तो पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, उसके कुछ महीनों के बाद बी आया, तो बी देर से आया इसलिए उसको लाभ भी देर से मिलेगा, यानी कम मिलेगा। तो अगर ए को लाभ 3 रुपया मिल रहा है तो बी को 1 रुपया मिल रहा है। अगर इसे 300 मिल रहा है तो इसे 100 मिल रहा है, इसे 3,000 मिल रहा है तो इसे 1,000 मिल रहा है। क्यों? चूंकि ये बाद में आया। भाई दोनों साथ में आए होते तो बराबर बराबर लाभ बढ़ता। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर इसको भी रेशियो में बदल ले तो ये 2 जीरो और 2 जीरो आपका सरल हो जाएगा। 25 से कम 25 और 12 बचा 125, 25 पंचे 125, 25 से 75, 25 जीरो 0 और 15 एक कम 15, 15 दूना 30। तो अगर बात को ध्यान से आप समझो तो ये आपका आ गया 2:1। कितना आ गया भाई? 2:1। ये क्या है? पूंजी। ये क्या है? लाभ। तो पूंजी में अनुपात कितनी आ गई? 2:1। लाभ 3:1 है। तो अब समय की बात कर रहा है तो समय निकाल लेते हैं यहां से। समय की तो बात कर रहा है तो बेटा समय बराबर कर देखा जाए तो हम लाभ बराबर पूंजी गुणे समय जानते हैं, और समय का अगर मान निकालना हो तो समय को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। समय यहां चला आएगा, बोलो समय इधर चला जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूंजी बटे लाभ। समय बराबर हो जाएगा पूंजी बटे लाभ। नहीं गलत किए थोड़ा। लाभ बराबर होता है बेटा पूंजी गुणे समय। पूंजी गुणे क्या होता है? समय। तो समय का मान निकालेंगे तो पूंजी गुणे में तो बटे में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लाभ बटे पूंजी और बराबर समय। बाबू बात समझ पाए? समय बराबर क्या होगा? लाभ बटे पूंजी। तो समय बराबर लाभ बटे पूंजी। तो यहाँ लाभ है एक को कितना हो रहा है? 3 यूनिट का। पूंजी इनकी कितनी लगी? 2 यूनिट। तो 3/2 इतना समय लगेगा इन्हें। यहाँ इन्हें लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, पूंजी है 1 यूनिट की, तो ये इनका समय हुआ। तो रेशियो अगर निकालें तो 3/2 बराबर 1/2, 1/1। तो ये सरल होकर आपका आ जाएगा 3:2। 3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी? ये समय का रेशियो आ गया बेटा 3:2। समय का रेशियो आ गया 3:2। तो अब ए को 3 महीना समय लगा तो बी को 2 महीने के लिए पूंजी लगाए। तो ए वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ए को 12 माह लगे, बाकी ए ने ही तो व्यापार पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया वर्ष के अंत में। कह रहा वर्ष मतलब 12 महीने के बाद। तो ए ने 3 महीने के लिए नहीं 12 महीने के लिए लगाया, तो 3 यूनिट का मतलब 12, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आया? 4। तो 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी 8। यानी कहने मतलब ए ने 12 महीने के लिए पूंजी लगाया तो बी ने 8 महीने के लिए लगाया। टोटल लाभ 12 महीने के लिए तो देख कर दिया जा रहा है, तो बी ने अगर 8 महीने के लिए पूंजी लगाया तो शुरू में 3 महीने तक बी ने पार्टनरशिप नहीं किया था,
तो बी कह रहा है कितने महीने बाद, तो कितने महीने बाद भाई, 4 महीने बाद व्यापार प्रारंभ किया। ए के व्यापार प्रारंभ करने के 4 महीने के बाद बी ने प्रारंभ किया कर। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ हमें आप, अगर समस्या है तो फिर से देख लेते हैं इतना सा। हमारे ख्याल से आपको यही समस्या होगी। ये रेशियो आ गया, 2 इधर चला जाएगा तो आपका 2 1 काम 2 हो जाएगा। तो ये लाभ का अगर रेशियो, समय का रेशियो जो देखा जाए तो समय बराबर आपका आ गया 3:2। तो ए को समय लग रहा है 12 महीने, तो 3 यूनिट का मतलब 12, 3 12 कब बना, 4 के हिसाब से गुणा करने पर। तो 2 को भी 4 से गुणा कर दे तो 8, यानी बी ने 12 माह तक, ए ने 12 माह तक पूंजी लगाया तो बी ने 8 माह तक। तो टोटल लाभ 12 महीने के लिए तो देखा जा रहा है, तो बी आया 4 महीने के बाद। बी कितने महीने के बाद आया, 4 महीने। तो 12 - 8 बराबर 4 महीने के बाद ही बी शामिल हुआ। कोई समस्या हो तो बताओ, अगर डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हो आप हमें। अगला सवाल देखो ये, बेटा इस सवाल को अगर देखो आप, तो ये सवाल आपका क्या कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 आ गए। 68 था लेकिन गलती से इसे 88 लिख दिया गया। 68 अंक मिलना चाहिए था, लेकिन बाबू इन अध्यापक ने इनके गलती से 88 अंक चढ़ा दिए। कितना अंक चढ़ा दिए, 88 दर्ज कर दिए। इस कारण से कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। जितना था उसमें 0.5 की वृद्धि हो गई, उसमें 0.5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो कक्षा में छात्रों की संख्या हो गई, यानी उस क्लास में कुल कितने छात्र हैं। तो बाबू एक बार बताओ, 68 था 88 हो गया, 68 था 88 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 20 पर। तो ये 20 प्रत्येक छात्र में बटेगा, तो मान लेंगे कि n छात्र हैं, तो 20 नंबर n छात्र में बटेगा तो 20/n, और यही इनका औसत हो गया। औसत अंक बढ़ा कितना, 0.5। इसको अगर बाबू सरल कर लेते हैं तो बटे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n एकम n बराबर 20 दूना 40, यानी वहां क्लास में 40 छात्र हैं। क्लास में कुल कितने छात्र हैं बाबू, 40 छात्र हैं। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो। ठीक, अगला सवाल देखो, बेटा इस सवाल को अगर देखो आप, तो सवाल क्या कह रहा है, ए बी से दुगना कुशल है। कुशल का मतलब कार्य क्षमता, यानी ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, यानी ए अगर एक ईंटा उठाता है तो उतने समय में ए अगर एक ईंटा, बी अगर एक ईंटा उठाता है तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी ए तब 2 ईंटा उठाएगा। ए अगर एक समय निश्चित समय उसमें एक ईंटा उठाता है, बी अगर एक ईंटा उठाता है तो ए इसका दुगना समय लेता, तो दुगना समय, दुगनी कार्य क्षमता, इसलिए दुगना कार्य करेगा। तो बी अगर एक ईंटा उठाता है 1 घंटे में, तो ए एक ही घंटे में 2 ईंटा उठाएगा। बात क्लियर हुआ। सीधा सीधा सवाल देखो, कह रहा कि ए बी से दुगना कुशल है, यानी बी जितना कार्य करेगा उसका दुगना कार्य उतने ही समय में करेगा। फिर कह रहा कि बी सी से 3 गुना कार्य कुशल है। बी सी से 3 गुना, तो सी अगर एक कार्य करता है उतने समय में, तो बी उससे 3 गुना कार्य करेगा, तो 3 हो जाएगा। यदि अकेले सी कोई कार्य करता है तो 30 दिनों में, दिन लिखा है, 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं बेटा। तो यहाँ देखो, एक लिखा है, इधर कुछ नहीं तो एक चला आएगा, इधर कुछ नहीं तो ये 3 चला आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, रेशियो 3 एकम 3, रेशियो 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। बताओ, ठीक है। तो ये आया 6 रेशियो 3 रेशियो 1, यानी ए 6 यूनिट कार्य करता है तो बी 3 यूनिट और सी 1 यूनिट कार्य करेगा। अब सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल आपसे कह रहा है
कि तो यदि अकेले कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क, कुल कार्य निकाल ले, कुल कार्य। तो बेटा कार्य बराबर होता है दिन गुणे क्षमता। कार्य बराबर क्या होता है? दिन गुणे क्षमता। तो सी बेटा कितने दिन कार्य करता है? 30 दिन। तो सी अगर 30 दिन कार्य करता है तो कुल कार्य निकालना, तो क्या लिखेंगे? समय गुणे कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता 1 यूनिट, तो 30 कम 30, यानी कुल कार्य हुआ 30 यूनिट। पूछ रहा है तो वह एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? वह साथ मिलकर मतलब तीनों मिल जाए तो 6, बाबू 30 ईटा, इन्हें ऐसे समझो कि इन्हें 30 ईटा उठाना है। टोटल कितना ईटा उठाना बाबू? 30 ईटा। अब जब तीनों लोग मिल गए तो ए एक साथ में 6 ईट अपने सिर पर रखेगा, बी एक बार में 3 ईट रखेगा, और सी एक बार में 1 ईट रखेगा। और जब तीनों साथ चले तो वहां से ईटा हटा कितना? 6 ईटा ये उठाए, 3 ये उठाए 9, एक उठाए 10, यानी एक समय पर 10 ईट उठ गए। और उठाना कितना है इन्हें? 30 ईट। तो 30 ईट उठाने के लिए इनको समय जो लगेगा, 30 ईट उठाने के लिए समय लगेगा का 30/10, 10 यही किया है, 6 3 9 1 10, क्षमता लिख दिया, तो 10 दिए 30, तो 3 दिन का समय लगेगा। डी ऑप्शन, डी फॉर बाहुबली। ठीक है, डी फॉर दादूबली। चलो, कितना समय लगा? 3 दिन का समय लगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल कहाँ गए यार? हाँ, ये 16वां सवाल देखो अब भाई। 16वां सवाल आपसे कह रहा है कि एक हवाई जहाज है। एक क्या है भाई? हवाई जहाज। चलो कमेंट कर कर बताओ, हवाई जहाज जमीन पर चलता है कि पानी में? कमेंट कर कर भाई बताओ, ये जो हवाई जहाज ये वाला है, ये जमीन पर चलेगा कि पानी में चलेगा? ये हवाई जहाज जमीन पर चलेगा कि पानी में चलेगा कि आसमान में उड़ेगा? अब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, ये हवाई जहाज कहाँ चलेगा? जमीन में, पानी में कि आसमान में? बोलो भाई, आप तुरंत कमेंट कर कर बताओ कि ये हवाई जहाज सवाल वाला कहाँ चलेगा। ठीक है, बताओ। चलिए सवाल देखते हैं। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। कहीं जाना था, कोई दूरी निश्चित है, मान लीजिए उसे जाना था गोंडा से अयोध्या। गोंडा से कहाँ जाना था बेटा? अयोध्या जाना था। गोंडा से कहाँ जाना था उसे? अयोध्या जाना था। उस हवाई जहाज को गोंडा से कहाँ जाना था? अयोध्या जाना था। उसे 4 घंटे का समय लिया। बाबू कितने घंटे का समय लिया? 4 घंटे। हम जानते हैं कि इस हवाई जहाज की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। तो बाबू बताओ 4 घंटे में कितना जाएगा? 4 घंटे में तो हमारे ख्याल से चला जाएगा 2500 का 100, 1000 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना चला जाएगा? 1000 किलोमीटर। बताओ, बात समझ पाए? आगे कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो बाबू एक बात बताओ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? उसकी चाल निकालना। तो बाबू चाल बराबर सूत्र पढ़ रखे हैं, दूरी बटे समय। चाल बराबर फार्मूला हम पढ़ रखे हैं, दूरी बटे समय। दूरी निकाल लें और दूरी को समय से भाग कर दें तो गाड़ी की चाल आ जाएगी, हवाई जहाज की चाल आ जाएगी। तो सवाल को अगर ध्यान से देखो तो 1 घंटे में 250 किलोमीटर 4 घंटे जा रहा है, तो इसका जो दूरी होगा 250 गुणे 4, यानी इतनी दूरी तय किया, बटे 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 40 मिनट और जोड़ ले तो बाबू ये तो हो गया 100 मिनट। 100 मिनट को घंटे में अगर बदले तो 60 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6, तो यानी 5/3 घंटा हुआ।
1 घंटा 40 मिनट का मतलब 5/3 घंटे। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 घंटा 40 मिनट की तो बात कर रहे हैं, तो 1 घंटा लिखा रहने दीजिए, और 40 मिनट, मिनट है इसको घंटे में बदलिए तो 60 से भाग कर देंगे इसे। अब ये घंटे में आ गया, 20 दूना 40, 20 3 60, तो 3 × 3 = 2, 5/3 घंटे। तो चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, टोटल आया समय कितना, 5/3। चाल ही तो निकालना है भाई। चाल बराबर सूत्र क्या बताया, दूरी बटे समय। 1 घंटे में हवाई जहाज 250 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में जाने के लिए 250 × 4 और बटे समय, तो 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 5/3। अब सरल करेंगे तो बेटा 3 ऊपर जाएगा, 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 जुम 0, तो ये आपका हुआ 50 × 4 × 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20 3 60, यानी 600 किलोमीटर पर आवर। यानी हवाई जहाज की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर। यानी दिल्ली जाना है गोंडा से तो आप लगभग 2 घंटे में पहुंच जाओगे। इस हवाई जहाज से दिल्ली जाना, इसमें बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े सांसद कहाँ जाते हैं भाई, दिल्ली जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए। बोलो, चलो एक थोड़ा सा कर लेते, पोल करा लेते कि बताओ इस समय 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, एनडीए की बनेगी कि इंडिया की बनेगी, बताओ। जो गठबंधन है महागठबंधन, उसकी सरकार बनेगी कि केवल एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, आप कमेंट में कर कर बताइए हमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। ये भी सवाल देखो बहुत मस्त है। भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या करा कि यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके, मतलब बस अगर चलना स्टार्ट किया तो तब तक ना रुके जब तक वो अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए, तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। यानी गाड़ी अगर रुकती नहीं है, तय कर पति नहीं पाती है, बारे टाइप मास्टर, पति पाती को पति बना दिया, ठीक, तय कर पाती है, तय कर पाती है 1 घंटे में 45 किलोमीटर। तो 1 घंटे में बाबू अगर 45 किलोमीटर जाती है वो बस, तो हम कह सकते हैं जो ट्रेन कह रहे हैं बस है, उसकी स्पीड यानी जो चाल है वो आपकी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। यदि वह सभी स्थानों पर रुके, बालपुर से चला, गोंडा से चला तो बालपुर रुका, बालपुर से चला तो घाघरा रुका, घाघरा से चला तो गणेशपुर रुका, गणेशपुर से चला तो बाराबंकी रुका। इसे रुकते रुकते अगर बस चले तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। यानी 1 घंटे में 36 जब रुक रुक कर चलती है तो बाबू अब स्पीड उसकी कितनी हो गई बताओ, 36 किलोमीटर पर आवर। बताओ स्पीड घट गई नहीं घट गई, पहले 1 घंटे में 45 चल रहे थे बिना रुके, तो कहते हैं एक्सप्रेस बस, और रुक रुक कर चल रहे तो 36 किलोमीटर, यानी उसकी स्पीड 45 थी और अब 36 हो गई, 45 से 36 हो गई। बताओ बाबू कितना कम हुआ, 9 की कमी, कितने पर, 45 पर। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1/5 भाग हो गई, जितनी थी वो उसकी कितनी हो गई, 1/5 कम हो गई। तो पूछ रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, तो मिनट में पूछ रहा है तो उसको 60 से गुणा कर लेंगे, तो 5 बरे हम 60, यानी 12 बार रुकती है। 1 घंटे में कितनी बार रुकती है, 12 बार रुकती है। या 1 घंटे में बस कितनी बार रुकती है, 12 बार। 1 घंटा चला तो 12 मिनट रुक गई, यानी 1 घंटे में 12 बार रुकी बस। ये तो कह रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट तक रुकती है, 12 मिनट तक रुकती है, ठीक। 1 घंटे में बस 12 कितनी में, 12 मिनट तक। आगे सवाल देखें यार। बच्चों ये सवाल देखा जाए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक। ये अनुपात समानुपात से पूछेगा, कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल तो हमें पता है
लंबाई लंबाई ज्ञात करना। तो देखो बाबू क्षेत्रफल दिया है ना, तो ये करा लंबाई 5 यूनिट है तो चौड़ाई 6 यूनिट है, तो लंबाई हो गई 5x, चौड़ाई हो गई 6x। और बाबू आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं आयत लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दें तो वो हमारा आयत का क्षेत्रफल दे देगा। तो लंबाई कितना मान लिए 5x और चौड़ाई कितना मान लिए 6x, दोनों को जैसे गुणा किए ये तुरंत क्षेत्रफल बन गया। और सवाल में क्षेत्रफल 6750 दे रखा है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 6 पंचे 30x² हो जाएगा बराबर 6750। अगर ध्यान से देखें तो 0 0 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15, तो x² बराबर बेटा 225 आ गया। और x² का वर्गमूल x जानते ही हैं, और 225 15 का वर्ग है। बोलो 15 का स्क्वायर 225 से तो होता है, तो x बराबर आपका 15 आ गया। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई और क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करें। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल में अनुपात, तो बेटा लंबाई की बात करें तो लंबाई था कितना हमारा 5x, और ये 5x का मतलब 15, तो 15 पचे 75, अनुपात क्षेत्रफल तो हमारे पास 6750 था ही। बताओ भाई, अगर देखें तो ये लंबाई ही तो है आयत की, और ये क्या है, चौड़ाई है आयत की। तो लंबाई 5x, तो x का मतलब 15, तो 15 बचे 75, तो लंबाई आ गया 75 और क्षेत्रफल 6750 दिया ये। तो 25 से सरल कर ले, 25 से 75, 25 दूना 50, 17 बचा 175, 25 सत्ते 175, 25 0 0, ये सरल कर लेंगे तो 3 9 27, 3 0 0, ये आपका आ जाएगा 1:90। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अभी यूपी कांस्टेबल 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का ही है बेटा सवाल, ये सब सवाल फर्स्ट शिफ्ट के ही है। चलिए भाई, इस सवाल को अगर हम देखें तो ये सवाल आपका क्या कर रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 1000। भाई 1000 से जस्ट पहले 999, और 999 बाबू 3 अंक होते हैं। और हमें सवाल साफ साफ चिल्ला कर कह रहा है कि 4 अंक होने चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। लेकिन शर्त दे दिया कि 11 से विभाजित हो। 11 से अगर इसको विभाजित करें तो क्या होगा, 11 9 99, 1 बचा, ये 0 लिखा है, यानी अगर यहाँ 1 हो जाए तभी तो कटेगा। तो अब एक बात यहाँ से समझ गए होंगे कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की जो संख्या है सबसे छोटी, वो है 1001। वो क्या है, 1001। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए बाबू, वो आपका क्या है, 1001 है। 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल, तो इसके अंक को जोड़ लेते हैं। तो अंक बेटा 1 है, 0 है। अंक अगर देखा जाए तो अंक क्या इसका 1 है, 0 है, फिर 0 है, फिर 1। अगर इसको हम जोड़ें तो कितना आ रहा बाबू, 2। 4 अंकों की 11 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या, फिर इसको अंकों को जोड़ लेना है। फिर अगर और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, 13 से अगर देखा जाए तो 13 सत्ते 91, और बाबू बचा 9। तो अब यहाँ पर 1 होगा तब तो 91 आएगा। तो 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी आपकी 1001 है। तो 7 11 13 इन तीनों का एलसीएम भी 1001 होता है। और 1001 जो है वो तीनों से कटेगा, 7 11 13 से। तो ये तो हो गया आपका किससे विभाजित होने वाली, 11 से। और ये आपका हो गया 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसके अंकों का जोड़ देखें तो 1 + 0 + 0 + 1 कितना आया बाबू, 2 आया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 आ गया, 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। नफल लिखा है, ये गुणनफल होगा।
गुणनफल ज्ञात करें। तो हम देखते क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाज्य है वो है 1001। उसके अंकों का जोड़ आया 2। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है वो है भी 1001 है, इसके अंकों का 2 आया। दोनों को कह रहा है गुणा कर दो, तो 2 को 2 से गुणा करें तो बाबू क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या? बेटा ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल हम लेकर आए हैं जो अभी रेशियो का बीच में अप्लाई किया गया कल की क्लास में आज का। तो ये कुछ सवाल आपके लिए है, इनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप नोट लीजिए फिर से समझा दूँ। रेशियो कैसे निकालते हैं, अभी आया था ना कि ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, बी सी से 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो ए बी सी के क्षमता का रेशियो बताना हो तो कैसे करेंगे। बेटा पहला सवाल अगर देखो तो ए अनुपात बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए अनुपात बी। ठीक, तो इस सवाल को अगर देखो आप तो सवाल में पहले क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है, कह रहा है कि ए अनुपात बी आपका 3:2 है, पहला सवाल है भाई। और फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी जो आपका दिया 5:4 दिया है, तो आप बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भाई मेरे, लल्लू मेरे, पप्पू मेरे, गुल्लू मेरे, ध्यान से सवाल को समझो। ए अनुपात बी अनुपात सी याद करना है, तो बाबू इस तरीके से कोई भी सवाल आवे तो सीधा लिख दिया करो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात कई तरीका है, आप वो तरीका पढ़ो जो सभी सवालों में लग जाए। हर सवाल के लिए अलग कॉन्सेप्ट अलग तरीका नहीं सीखना, हम एक तरीका सीखेंगे जो सभी सवालों में लग जाएगा। तो बाबू ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखो ए अनुपात बी दिया कितना है, 3:2। बाबू ये बी पर खत्म हुआ, ये बी से शुरू हुआ, तो आप बी के नीचे बी वाला लिख दीजिए ना इसे, बस बन गया काम। देखो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो बगल वाला पड़ोसी इसी के साथ चला जाएगा, बगल वाला पड़ोसी इसी के साथ चला जाएगा। और जाकर करेगा क्या यार, बगल वाला पड़ोसी इसके साथ जाकर करेगा क्या, अब देखो यहाँ ये चलाएगा 5, इसके बगल कुछ नहीं है तो ये बगल अपने साथ चला जाएगा। अब गुणा करो तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये सरल नहीं हो रहा तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15:10:8 आ जाएगा। और भी तमाम तरीके हैं, उन तरीकों को हमने क्लास में अपने डाल रखा है बेटा, आप देख लीजिएगा, लेकिन हमें सबसे आसान यही लग रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब ये सवाल बताओ, ए अनुपात बी 4:3 दिया, बी अनुपात सी 7:9 दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, निकाल लोगे ना। तो बाबू ये सवाल आपका होमवर्क। ठीक, अब देखो ये अगला सवाल दिया, ए अनुपात बी दिया है 4:3 और बी अनुपात सी दिया 7:9, सी अनुपात डी आ गया। अब से कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालिए। तीसरा सवाल है, तो बाबू चाहे तो हम तीनों को साथ में निकाल लें, डायरेक्ट भी हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं, वो भी हम सिखा रहे हैं। तो पहला काम करिए कि आप बाबू पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल ले, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए देखो ये 4:3 दिया है, बोलो बी पर खत्म हुआ बी पर शुरू हुआ, तो इसके लिए आप नीचे लिख दीजिए 7:9। गुणा करेंगे तो ये 7 बगल जाएगा, 3 ये बगल जाएगा, तो 4 × 7 = 28, 7 × 21, 9 × 27। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। बोलो भाई, अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है तो इसी में अब सी अनुपात डी कह रहा है तो यहीं रख दीजिए 4:7। ये बगल में 4 सब जगह चला जाएगा, इधर 27 चला जाएगा, तो 28 का 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, 3 11 112, 21 का 84, 27 का 108, 7 × 28,
और 4 दूनी 8, 2 10, 108 हो जाएगा। और 7 सत्ता 49, और 7 सत्ता 49, 7 दूनी 14, 4 18। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत? तो ये बेटा आपका जो सवाल हुआ 2019 में 27 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो जो सवाल पूछे गए थे, 19 सवाल बेटा गणित से आए हुए थे, 1900 हमने करा दिया। अब कल की क्लास के लिए बेटा आप तैयार रहिएगा। आप सभी आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल पहले करवाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल पहले कल करवाया जाएगा, ठीक। क्लास का टाइम आपको पता ही है, 3:30 पर रेगुलर चलती है, 3:30 PM पर। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपना अनुभव साझा कर दीजिए। आपको ये 30-40 मिनट का समय मेरे साथ खर्च करने का अच्छा लग रहा हो तो गुड लिख दीजिए, अच्छा न लग रहा हो तो अपने हिसाब से बैड लिख दीजिए। कोई दिक्कत? ठीक बेटा, जय हिंद,